नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, अन्य भूतिया रहस्यमय कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक भी कहानी मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का मजा लेने के लिए अपना हेडफोन लगाएं, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और अपने डर का सामना कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं ओडिशा का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको आज से 60 साल पहले हमारे साथ घटी एक खौफनाक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका आतंक से पूरा गांव के साथ साथ आसपास के गांव भी परेशान थे। अंधेरे में सुसुपोटी जाने से पहले लोग 100 बार सोचा करते, क्योंकि तब एक अर्बन लेजेंड घुसुरी चंडी, जिसे स्थानीय लोग ओडिशा में गोचरा डहाणी भी बोलते हैं, हिंदी में घुसुरी यानी सुअर जैसे मल खाने वाली एक डायन थी, जो आमतौर पर इंसानी मल खाया करती रात को। और उस वक्त कोई इंसान अगर उसके सामने आ जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, इसकी जानकारी मैं इस कहानी के जरिए आपको बताने जा रहा हूँ और इससे बचने का उपाय और इस डायन की और जानकारी आपको सुनाने जा रहा हूं। अब कहानी ध्यान से सुनिए। आज से 60 साल पहले हमारे गांव आज जैसा विकसित नहीं था। हमारे गांव में ज्यादातर घर मिट्टी के बने होते थे और कम पक्के मकान। गरीबी के कारण हमारा घर भी मिट्टी से बना था और हम खेती किया करते दूसरे लोगों के जमीन पर। वो जमीन कभी हमारा हुआ करता, पर अंग्रेज काल के जमींदारों ने हमारा जमीन हड़प लिया और हम अब उन जमीन में बस खेती किया करते हैं। हम यानी हम दो भाई, मेरे बड़े भैया जय और मैं विजय। हम बहुत मेहनत किया करते, पर इतनी मेहनत का क्या फायदा जिस मेहनत के बदले कुछ हासिल ना हो। बस हमारा गुजारा चल जाती है। बड़े भैया की उम्र गुजर रही थी और उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। कोई घर वाले उन्हें लड़की देना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे। हम गरीब जरूर थे, पर हम ईमानदार थे, शांति प्रिय थे। बस हमारे माँ बाप का एक ख्वाहिश था, घर में बहू जल्दी आ जाए, पर कहीं भी रिश्ता नहीं बन पा रहा था। आसपास के गांव में हर शादी के लायक उम्र वाली लड़की से बात कर चुके थे, पर हर कोई ठुकरा चुका था। हर जगह यही सुनने को मिलता, जिसके पास जमीन नहीं, धन नहीं, वो कहाँ से हमारे बेटी को संभाल पाएगा। और हमेशा खाली हाथ लौट आते और उनकी नज़र में और कोई लड़की बची ही नहीं थी और उनको उम्मीद भी नहीं थी कहीं कुछ उनका रिश्ता बन पाए। ऐसे हताश होके मेरी माँ किसी पड़ोस के रिश्तेदार के आगे लड़की ढूंढने की बात की। तब वो मौसी दूर किसी गांव में, जहां हमारा पहचान के लोग भी नहीं रहते, थोड़े अंदरूनी जंगल वाला घर है, वहां एक अनाथ लड़की रहती है। उससे रिश्ता कर दो तो उस बेचारी के भाग्य भी खुल जाएंगी, उसे भी एक परिवार मिल जाएगा। तब मेरी माँ के आंखें चमक गई और एक उम्मीद दिखाई दिया। वो उस मौसी के साथ मेरी माँ और बड़े भैया देखने गए। एक बैलगाड़ी में मेरी माँ और वो मौसी बैठे और मेरा भाई उस बैलगाड़ी को चला रहा था। हमारे गांव से सुबह के 5 बजे हमने सफ़र शुरू किया था और हम वो गांव दोपहर के करीब 2-3 बजे पहुंचे। उस लड़की का घर गांव से थोड़ा अलग, उस जंगल के अंदर हमें चल के जाना पड़ा। वहां एक लकड़ी का छोटा सा घर था, जिसके दरवाज़ा बंद था। मैंने घर के ऊपर देखा, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो साथ में आई मौसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो पुकारा, माया, माया बेटी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, कौन है? मैं गीता मौसी। तब वो सूखी लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर से एक दुबली पतली लड़की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, ओंठ उसका कोयले जैसा काली, चेहरा मुरझाया हुआ, आंख के नीचे भी काली हो गई थी और उससे
एक भयानक बदबू आ रही थी। उसे देख गीता मौसी बोली, ये क्या माया बेटी, ये क्या हाल बना रखा है। वो लड़की बोली, गीता मौसी, मेरी तबीयत खराब है कुछ दिन से, इसलिए ऐसा लग रही हूँ। मेरा सर भी चकरा रहा है, खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता, मैं अकेली जो हूँ। ये देख मेरी माँ एक बोरे में बगीचे से लाई फल और सब्जी उसे दे दिया और बोली, बेटी ये खा लो। वो लड़की बोली, नहीं मौसी, मैं नहाई नहीं हूँ, आप घर पे बैठो, मैं नदी में नहा के आती हूँ। और वो नहाने चली गई। भाई, माँ और वो मौसी उसके घर के अंदर गए। उसके घर के अंदर सब चीज बिखरे पड़े थे, कुछ साफ सफाई नहीं, एक बदबू सा आ रहा था। उस घर में एक भी खिड़की नहीं थी। ये देख वो गीता मौसी बोली, घर में खिड़की नहीं है, अंदर से कब से बंद पड़ी थी। बेचारी का तबीयत भी सही नहीं, कोई नहीं है ख्याल रखने के लिए, साफ हवा बाहर से कैसे आएगी, ऐसे घर में ज्यादा रहेगी तो सेहत खराब ही होगा। मेरी माँ बोली, हाँ पर लड़की ऐसे बीहड़ में सुरक्षित रहेगी, जंगली जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से। मेरा भाई बोला, हाँ जंगल में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन परिस्थिति होता है यहाँ, वो अकेली लड़की को मानना पड़ेगा, इस जंगल में कैसे रह पाती है, भगवान जाने, अकेले तो मैं ज्यादा दिन टिक नहीं सकता यहाँ। गीता मौसी बोली, बेचारी का कोई और नहीं है, इसका घर वाले घर गिरवी रख आत्महत्या कर लिए थे, तब से वो यहाँ जंगल में रहती है, इसका ख्याल रखने से ये सुंदर लगेगी, बचपन में देखा था उसे ठीक ठाक तो लगती थी, पता नहीं अब अपना हुलिया ऐसे कैसे कर ली है। मेरी माँ बोली, बचपन से आदर स्नेह नहीं मिला, कोई सिखाने को नहीं था यहाँ, गली के कुत्ते को भी आदर सत्कार स्नेह दे तो वो भी चिकने हो जाते हैं। अचानक दरवाजा खुला, माया नदी से नहाकर आ गई थी, शरीर से पानी टपक रहा था, अब वो पहले से थोड़ी साफ सुथरी लग रही थी, पर उसके ओंठ और आंख के नीचे बहुत कालापन पड़ गया था। उसे देख मेरी माँ, जो थोड़ी देर पहले कुछ बोलने को आ रही थी, वो चुप हो गई और उसे बोली, माया बेटी आ गई। वो मुस्कुरा के चुपचाप कपड़े पकड़े बाहर चली गई और बाहर से चाय बना के लाई, और तब गीता मौसी रिश्ते की बात कही तो माया खुश होके राजी हो गई। पहली बार मेरी माँ को हाँ सुनने को मिला, नहीं तो हर जगह उन्हें नकार दिया जाता। भाई की उम्र भी बढ़ती जा रही है इसलिए, और वो ज्यादा कुछ देखा नहीं, जैसे भी हो लड़की हो, कुछ भी ठीक था उसके लिए, इसलिए चट्ट मंगनी पट्ट बिहा हो ही गया। ये शादी के बाद हमारे गांव में कुछ अजीब वारदातें होना शुरू हो गए। गांव वालों के खेत जो कि नदी किनारे थे, उनके फसल नष्ट होने लगे। नष्ट वैसे नहीं जैसे आमतौर पर होती है, उन नष्ट हुए पौधे जैसे जलाए गई हो बिना आग लगाए। ये सिर्फ नदी किनारों वाला खेत में पाई जाती थी। इससे लोगों को भारी नुकसान होने लगा, लोग इससे परेशान होने लगे। तब गांव के लोगों ने विचार किया कि अब वो खेतों की रखवाली करने के लिए सब रात को खेतों में ही रहेंगे। ये खेत बहुत बड़े बड़े थे, लोग सोते थे रात को खेतों में, फिर भी फसल नष्ट होने लग गए थे। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था ये सब कैसे हो रहा है। हम दो भाई जिस जमींदार के पास काम किया करते, वो चिंतित हो उठा, उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता था, इसलिए वो हमें कहा जो धान और मकई और सब्जी के खेत में पक चुके हैं उसे रात दिन लगा के उसके घर में रख दिया करते। कुछ दिन बाद गांव के छोटे बच्चे भी गायब होने लगे। जो नवजात शिशु 1 से 7-8 महीने के थे वो गायब होने लगे। फिर धीरे धीरे 1 से 5 साल के बच्चे भी गायब होने लगे। ज्यादातर वो बच्चे गायब हो रहे थे जो रात को खेतों में संडास करने जाते थे, और वो नवजात शिशु जो गायब होते थे जब उनके माँ रात को संडास करने जाते और बच्चे को अकेला छोड़ जाते थे घर में, तब बच्चे और महिलाएं रात को डर डर के जाते थे मलत्याग करने वही नदी के पास। तब उन दिनों में गांव में शौचालय नहीं होते थे, सब नदी किनारे खेतों पर ही शौच करने जाते थे।
ये अनजान आतंक रहस्य बन के उभरा था। उस रहस्य का पर्दा मैंने ही हटाया था। उस रहस्य का पर्दा जब हटा, मैं पूरी तरह हैरान था। अब आपको सुनाता हूँ मुझे कैसे इस रहस्य पर से पर्दा हटाया। वो गर्मियों की एक रात थी। मैं और मेरा एक साथी आम के बगीचे पर पहरा दे रहे थे। काम करने के बाद थकान हुई, हमें आराम करना था उस बगीचे में। मैं और वो साथी एक जाली वाले खटिया में आराम कर रहे थे। हल्की हल्की हवा के साथ खुला आसमां के नीचे हम हल्की नींद में सोए हुए थे। झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और हम दोनों बातें करते हुए सो गए थे। सोते वक्त मुझे हमारे आसपास जो आम के सूखे पत्ते थे उस पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी देर बाद मुझे जंगली सुअर जैसे कुरकुराने की आवाज़ आई। मैं और वो गांव का साथी सतर्क होकर अपनी आंखें खोले। क्या जंगली सुअर खेतों को नष्ट तो नहीं करने आ गए? मैं लालटेन पकड़े हम दोनों लाठी लेकर खेतों की ओर भागने लगे। उस दिन पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी से भी कुछ कुछ देखा जा सकता था। हमने वो सुअर का घुरघुराने की आवाज़ का पीछा किया। हमने खेतों के बीच एक अजीब परछाई जैसे देखी। जैसे खेतों के बीच उन लंबी घास के पीछे हमने किसी इंसानी पैर जो ऊपर की ओर थे और वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वो चलते चलते जब खाली मैदान में पहुंचा तब उसे देख हम दोनों सन्न खड़े थे। हमने देखा कि एक औरत बिना कपड़ों के साथ अपने हाथ के बल पर चल रही थी और अपना टांग ऊपर की ओर करके चल रही थी। हमने ये सब एक आम के पेड़ के पीछे से देख रहे थे। उसकी नज़र दूसरी ओर थी और उसका ध्यान कुछ खाने में लगा था, पर कम रोशनी में हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हम उसे देखना चाहते थे, इसलिए हम उन खेतों के बीच घास और फसल के बीच छिपते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उसकी नज़र हम पर ना पड़े। हमने एक सुरक्षित दूरी पर रहकर उसे देख रहे थे। हमने देखा कि वो औरत सुअर की आवाज़ करते हुए वो इंसानी मल को खा रही थी और खाने के बाद अपने हाथों के सहारे चल के आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते वो घुकराने लगी और जल्दी जल्दी दो हाथों से भागने लगी नदी की ओर। हमें उसका चेहरा देखना था। कौन है ये औरत? हमें कुछ पता नहीं चला, इसलिए हम और पीछा किए। वो नंगी औरत हाथों के सहारे भाग रही थी और उसके पैर ऊपर थे। भागते भागते वो नदी के पानी में छलांग लगा के डूब गई। बहुत समय तक वो डूबी रही और अचानक पानी से सीधा साधारण औरत की तरह निकली। कुछ समय बाद सूरज निकलने वाला था और वो औरत उल्टे तरफ नग्न होकर पानी में डुबकी मार रही थी। बार बार वो अपना मुंह साफ कर रही थी, दातून कर रही थी, और जब वो पलटी उस नग्न औरत को देख मैं भौचक्का हो गया। ये और कोई नहीं, बड़े भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी थी और नग्न अवस्था से पानी से निकली और एक झाड़ी में अपना कपड़ा छुपाए हुए थे उसे निकाल के पहनने लगी और अब साधारण औरत की तरह गांव की ओर बढ़ने लगी। अब हम दोनों पीछा कर रहे थे, उसे मालूम नहीं था। वो सीधा हमारे घर के द्वार के पास पहुंची। घर के बाहर तुलसी का पौधा था। उसने कुछ पत्ते तोड़कर अपने मुंह पर रखी और चबाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। फिर हम दो दोस्त ये सब देख के वहां हैरान परेशान हो गए। मेरी भाभी ये सब क्या कर रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये सब अपने बड़े भैया को बताना था, इसलिए मैं कुछ घंटे का इंतजार किया। फिर मैंने सामान्य लौटने के वक्त पे घर आया और गुप्त रूप से भैया को कल की रात जो जो हमने देखा वो सब बताया। भैया इस पे यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मेरे साथ गए हुए वो दोस्त से बात करवाई। फिर भी अपनी पत्नी के बारे में ऐसे सुन के अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम तीनों ने
एक फैसला किया। आज रात सोते वक्त मैं वो दरवाजा बाहर से ताला लगा दूंगा। देखते हैं अब वो कैसे बाहर जाएगी रात को। जब रात हुई, भाभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई। भाई और मैं आज खेत की रखवाली करने जा रहे हैं बोल के हम दो निकल गए। थोड़ी देर बाद चुपके से वापस आकर हमने वो सोए हुए कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर चुपके से पड़ोसी के घर जाकर देख रहे थे हमारे घर को। आधी रात को हमारे मिट्टी के घर के छत पर, जो कि भूसे से बना था, उसमें कुछ हलचल हुई। हमने देखा कि उस भूसे से मेरी भाभी निकल रही है घर के छत को तोड़ते हुए, और वो नदी और खेतों की ओर जाते हुए रास्तों की तरफ चलने लगी। हम तीन छुपते हुए पेड़ों के पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। वो नदी के पास जब पहुंचने वाली थी, वो बिना हिले डुले खड़ी रही। धीरे धीरे वो अपना सर के बालों को खोलने लगी और झटके लगाने लगी और गोल गोल अपने सर को घुमाने लगी। घुमाते घुमाते वो अपने शरीर से अपना साड़ी उतारने लगी और पूरी तरह से नग्न होकर अपने वस्त्रों को एक झाड़ी में छुपा दी और तब घुर्राने लगी, सुअर की तरह घुघराने लगी, हाथ पैर को जैसे छटपटाने लगी। उसका चेहरा और भयानक रूप में बदल रहा था। उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमकने लगी और जमीन पर किसी जानवर की तरह चलने लगी, हाथ और पैर के सहारे। आगे चलते चलते तेजी से बढ़ने के लिए और अपना टांग ऊपर की और हाथों के सहारे भागने लगी खेतों की ओर गुर्राते गुर्राते। वो सूंघ सूंघ के इंसानी मल जहाँ जहाँ था उसे खाने लगी। उसकी जीभ लंबी हो गई थी और वो मल को आइसक्रीम की तरह चाटते चाटते खा रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसकी लार जहाँ जहाँ जिस पौधे पर पड़ती वो जल जाया करती, जैसे तेजाब गिरने से होता है, और बीच बीच में भयानक हुंकार दिया करती। ये सब देख हम सब डर रहे थे, फिर भी हम उसका पीछा करते रहे। मेरा भाई ये सब देख बहुत गुस्सा हो रहा था। वो उसके सामने जाकर उसकी पत्नी को चांटा लगाना चाहता था, पर हम दो उसे रोकने लगे। जय भैया उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाभी के कपड़े उन झाड़ियों से निकालकर एक पास के एक आम के पेड़ पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ गए और ऊपर एक डाली पर कपड़े बांध दिए। जय भैया ऊपर पेड़ पर रहकर बोले, तुम भी पास के पेड़ पर चढ़ जाओ, नीचे रहना, खतरे से खाली नहीं। फिर हम भी जय भाई के आसपास के पेड़ पर चढ़ गए और हम इंतजार कर रहे थे वो डायन को वापस नदी के पास आने के लिए, और अपना कपड़ा जब उसे नहीं मिलेगा तब हम उसकी खबर लेंगे। और हम पेड़ के ऊपर रहकर उसका इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते हम सो गए थे। बीच बीच में वो आई कि नहीं, इधर उधर देख उस झाड़ी और नदी किनारे पर देखते, पर वो दिख नहीं रही थी। जब ब्रह्मकाल हुआ, यानी सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच घुर्राने की आवाज आई और वो झाड़ी हिलने लगी। हम अब सतर्क हो गए। वो डायन हाथ से भागी जा रही थी इधर उधर, उसको उसका कपड़ा नहीं मिल रहा था। फिर वो झाड़ियों में कहीं गुम हो गई और हम उसको देखने की और सुनने की कोशिश कर रहे थे। कहीं कुछ हरकत नहीं हो रही थी, सब शांत। इतना सन्नाटा था, ये बहुत डरावना एहसास था। जब खतरा कहाँ है दिखता नहीं, तब वो डर का एहसास का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैं परेशान होकर इधर उधर झाड़ियों में भाभी जो कि डायन थी उसे मैं ढूंढ रहा था। मैं हताश होके जय भैया की ओर देखा। वो भी खेतों और नदी के आसपास हलचल देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने देखा कोई नीचे से गिरगिट के चलने जैसा उनके पेड़ पर चढ़ रहा है। मैंने अच्छे से देखा, वो डायन पेड़ पर गिरगिट या छिपकली जैसे ऊपर चढ़ रही थी। मैंने डर के मारे आवाज लगाई, भैया वो आपके पेड़ के नीचे है, भागो और बचो उससे। फिर वो डायन
मेरी ओर देखी। वो जैसे देखी मेरी ओर, मैं थर थर कांप रहा था। ये देख भैया उसके कपड़े जो बांधे हुए थे उसे निकालने लगे और बोले, इस डायन के हाथ ये कपड़े मत लगने देना। वो कपड़ा निकाल के मेरी ओर फेंक दिए। फिर वो डायन मेरे पेड़ की ओर छलांग लगाई और चिपक गई। मैंने डर के मारे वो कपड़े मेरे दोस्त जो कि पास के पेड़ पर चढ़ा हुआ था उसकी ओर फेंक दिया। वो डायन अब दोस्त के पेड़ में छलांग लगाकर चिपक गया और उसकी ओर भागने लगा। और वो डायन बहुत गुस्से से हमारे ऊपर गुर्रा रहा था, गुर्रा कर ऊपर चढ़ रही थी। दूर से जय भैया बोले, मेरी ओर फेंक। तब दोस्त ने जय भैया की ओर फेंका कपड़े। तब वो डायन गुस्से से मेरी दोस्त के ऊपर आग उगलने लगी। उसका लार तेजाब जैसा था, पेड़ को जला डाला। मेरे दोस्त डाली डाली में चल के मेरे पेड़ के ऊपर छलांग लगाया, पर वो पकड़ न सका मेरी वाली पेड़ को और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरकर वो करहा रहा था और हाथ पीठ सीधा कर रहा था। तब वो डायन जय भैया के पेड़ पर रहते हुए नीचे से ऊपर चढ़ने लगी। फिर मैं और भाई कपड़ा फेंका फेंकी कर रहे थे। ऐसे करते करते सूरज की किरण आने वाली थी। मैंने मेरे दोस्त को बोला, जाओ गांव वालों को बुला के लाओ, हम इसे संभालते हैं। वो डायन बोली चीखते हुए, मुझे मेरे कपड़े दो। वो दोस्त तुरंत गांव की ओर भागा और वो डायन थक हार चुकी थी, उसकी शक्ति कम हो रही थी। हम दो भाई उसी कपड़े से जैसे तैसे करके वही पेड़ पर ही उसके कपड़ों से ही रस्सी के जैसे बांध दिया था। वो कमजोर हो गई थी, दुबले पतले शरीर में और जान नहीं थी, पर वो अब साधारण नहीं बनी थी। अभी भी उसके अंदर वो डायन थी और वो भयानक रूप से गुर्रा रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे खोल दो। वो रोती गिड़गिड़ाई, पर हम उसे नहीं खोले। गांव के लोग आ गए। उसका डायन वाला रूप सबने देखा। सब गांव वाले उसे मारना चाहते थे, पर मेरे जय भैया उन्हें रोक रहे थे। वो बोले, इसका इलाज होने से ये ठीक हो सकती है, मारो मत उसे। दूर किसी गांव से एक तांत्रिक आया और उन्होंने उसके शरीर से वो चुड़ैल डायन जो भी था उसे छुटकारा मिला। धीरे धीरे भाभी ठीक होने लगी। अब उनके मुख से एक तेज झलकने लगा। बाद में भाभी से पता चला कि जब उनके माँ बाप गरीबी के कारण आत्महत्या किए, वो गांव के घर जमीन बेच जंगल में रहने लगी। उनको खाने को कुछ नहीं मिलता और वो जंगलों में खाने की तलाश में जाते थे। वहां उन्हें कोई दुष्ट शक्ति अपना लिया और मानसिक विकार ले आया था, जिसमें वो रात होने से डायन में बदल जाती थी, जो कि इंसानी मल, छोटे जानवर, छोटे बच्चों को मार के खाया करती और उस बीहड़ में अकेली जिंदा बची थी उस डायन की वजह से। और ऐसे इस रहस्य पर से पर्दा हटा था और घुसुरी चंडी यानी गुहख्या डायन से छुटकारा मिला था। उससे बचना है तो उसके कपड़ों को साथ में रखो, तब उसे काबू किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल की कहानियाँ और सुननी है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। और ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त हैं। आपकी इसी सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो करने में मदद करें और हमें मोटिवेशन दे और कहानी आपको सुनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने डर का सामना करें।